दिन की शुरुआत करेंगे सोने चांदी में आई तेजी के साथ। लगातार गिरावट के बाद एक बार फिर से सोने चांदी में जोरदार चमक देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना 1,60,000 और चांदी 2,47,000 के पार पहुंच चुकी है। 3 अगस्त से सोने में करीब 17,000 और चांदी में करीब 50,000 की तेजी दर्ज की गई है। अब सवाल यह है कि क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी और भाव कहां तक जा सकते हैं। डिटेल बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। इसी हफ्ते की बात की जाए तो सोना 5% और चांदी 8% तक बढ़े हैं। अगर अगस्त के महीने की बात की जाए तो सोने में हमने करीबन 11% और चांदी में 17% तक की तेजी यहां पर आते हुए देखी है। कुछ एक फैक्टर्स जो यहां पर सपोर्टिव हैं, सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। दूसरा, अगर आप कच्चे तेल को देखें तो वहां पर हमने $93 अ बैरल आता हुआ देखा है। कच्चा तेल इस साल में 50% तक बढ़ा है, तो वो इन्फ्लेशन लेड जो कंसर्न्स हैं वो भी सोने को काफी हद तक सेफ हेवन बाइंग में दिखा रही हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स लगातार यहां पर सोना खरीद रहे हैं। चाइना पिछले 20 महीने से लगातार ले रहा है। ETF बाइंग यहां पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। जून जुलाई पॉजिटिव महीने थे, अगस्त में यहां पर खरीदारी फिर लौटी है, तो काफी सारे सपोर्टिव फैक्टर्स यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ ऑफकोर्स इंडियन फेस्टिवल डिमांड यहां पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। यूएस का जो डेट है वो $40 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है। रेट में बढ़त हम शायद आता हुआ सितंबर में भी नहीं देखेंगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर सोने और चांदी दोनों के लिए काफी सपोर्टिव रहे हैं। वेल एक्चुअली अगर आप ग्लोबल वॉल स्ट्रीट बैंक्स की बात देखें तो उनका मानना है कि यहां से हायर हाइज हम बनता हुआ देखेंगे। फिर चाहे वो जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है, जिनका मानना है कि 5400 से $6,000 एन आउंस तक के लेवल्स यहां पर सोना आपको अगले 6-8 महीने में दिखा सकता है। मेटल फोकस 5000 की बात कर रहा है। डॉयचे बैंक, HSBC, ING सभी लोग यहां पर 48 से $4,900 एन आउंस की बात कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में अगर इसे कैलकुलेट करके देखें इस साल के अंत तक तो सोना 1,75,000 1,80,000 तक फिर से जा सकता है। चांदी का ऑल टाइम हाई 4,20,000 रुपए था। अब बाजार को लगता है कि 3,25,000 3,50,000 तक यहां पर फिर से प्राइसेस जा सकते हैं, यानी कि वो रैली फिर से लौट रही है और यहां से हायर हाइजम बनता हुआ अभी भी देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स की, जिन्हें अब भी एफएनओ में जमकर घाटा हो रहा है। सेबी की नई रिपोर्ट के मुताबिक FY26 में वायदा में करीब 88% ट्रेडर्स को घाटा हुआ। ट्रेडिंग करने वाले भी 18% घटे हैं। ऑप्शन खरीदने वाले 90% ट्रेडर घाटे में हैं। सेबी की पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। बहुत घाटा देखने को मिल रहा है। आपने बताया कि ऑप्शंस में जैसे कि देख रहे हैं कि लगातार पेन देखने को मिल रहा है, घाटा भी घट रहा है। अब दिक्कत की बात ये भी हो रही है पूरे इकोसिस्टम के लिए कि ट्रेडर्स की भी संख्या लगातार घटती जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। मैं सबके सामने डिटेल्स रख देता हूँ। देखिए, घाटा 18% घटा है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 92,000 करोड़ है। बहुत बड़ा फिगर है जो देश में देखें तो ये घाटा देखने को मिल रहा है। अब जो घाटे वाले ट्रेडर्स हैं इनकी संख्या आप देखें तो ये स्लाइटली यहाँ पर आपको एक एक्शन नजर आएगा, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो वायदा बाजार के जो टोटल घाटे हैं ये लगातार एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर क्रिएट करते जा रहे हैं। FY26 का डेटा आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए आते जा रहा है और जो ट्रेडर्स हैं इनमें अगर आप देखें तो आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से FY26 में जो घाटा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला। कुछ और डिटेल्स है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आएगा कि प्रति व्यक्ति घाटा कितना है, तो यहाँ पर भी आपको 2% की बढ़त देखने को मिलेगी। अब वायदा में जो ट्रेडर्स घाटा करते हैं इनकी संख्या देखें तो ये कम होती जा रही है ओवरऑल एक्टिव ट्रेडर्स की, लेकिन FY16 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेडर्स हैं इसमें आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और सालाना 10,000 से कम के टर्नओवर वाले जो ट्रेडर्स हैं इनका तो अकाउंट आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से साफ ही हो जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जो महिलाएं ट्रेडर्स हैं ना ये थोड़ी सी बेहतर हैं। घाटा तो इनको भी होता है, लेकिन कंपेरेटिवली आप देखें ना तो पूरे पूल में महिलाएं कम घाटा करती हैं और ये स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा कि 30 साल से कम की जो महिलाएं हैं इनकी हिस्सेदारी 43% के आसपास है और 88.6% जो है ये घाटा करती हैं, लेकिन एवरेज के मुकाबले आप देखें तो घाटा कम आ रहा है। सिमिलरली आप देखें तो 30 to 40 ये एज ग्रुप में 88.1% है। 5 लाख से कम की आय वाले में वही 88 के आसपास है। टोटल आप देखें तो 85% राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ कि महिलाएं जो है वो यहाँ पर घाटा करती हुई नजर आती हैं। साथ में अगर आप देखें तो एक और मार्केट में सिंग होती है ना कि हमने इतने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मार्केट में खासतौर पर FNO ट्रेडिंग में अगर एक्सपीरियंस है तो भी मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है। कितने लोगों को लगातार कई सालों का अनुभव है, लेकिन वो भी संख्या देखें तो घाटे वाली काफ़ी ज़्यादा है।
5 साल में 66% है, लगातार 4 साल घाटा करने वाले 95% है, पहले साल 91% है। और ये डेटा की रैंडमनेस इस प्रकार की है ना कि आप ये देखिए, ऐसा नहीं कि एक साल घाटा हो गया तो दूसरे साल शायद उम्मीद है कि मुनाफा हो जाए, वो भी नहीं होता। कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं, स्टैटिस्टिकली मेजरली आपको नजर आएगा कि पहले साल भी घाटा किया, दूसरे साल भी किया और तीसरे साल भी अगर आप देखें तो यहाँ पर घाटा देखने को मिला। एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो थियोरेटिकली हम पढ़ते आए, सुनते आए कि ऑप्शन राइटर्स के पास एक एज होता है, ये साबित हो गया। लेकिन दिक्कत की बात है कि रिटेल ट्रेडर्स को तो ऑप्शन राइटिंग करनी ही नहीं है। अगर आप टोटल बेस में देखें ना तो सिर्फ 2% ऐसे हैं जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं। हालांकि घाटा उनको भी होता है, घाटे का क्वांटम उनका भी बड़ा है कि उनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है, रिस्क उनका अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट उनके लिमिटेड होते हैं। लेकिन 44% जो है ट्रेड्स यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स के रिटेल पार्टिसिपेंट की तरफ से घाटे में देखने को मिले। तो स्टैटिस्टिकली ऑप्शन बायर जिसका अकाउंट ही साफ हो जाता है, उसके मुकाबले आप देखें तो थोड़े से डेटा यहाँ पर बढ़िया नजर आ रहे हैं। अब ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन राइटर्स के अगर आप औसत घाटा देखें, टेबल आपकी स्क्रीन पर आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिला है। घाटे वाले जो राइटर्स होते हैं इनकी संख्या है, इसका अमाउंट आ रहा है और साथ में आप देखें तो एक जो FPIs हैं, प्रॉप ट्रेडर्स हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार इनकी तरफ से यहाँ पर मुनाफा देखने को मिलता है। लेकिन एल्गो के जो ट्रेडर्स हैं मशीन ह्यूमंस को बीट कर रही हैं, डेटा स्टैटिस्टिकली बता रहा है। पिछली रिपोर्ट में भी यहाँ पर हमने देखा था कि जिनके पास एल्गो का एज है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बेटर साइड पर है। चले एक नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां पर हल्की खरीदारी देखने को मिली है। मार्केट का पूरा अपडेट बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे का सेशन और आज का सेशन काफी राहत भरा रहा मार्केट्स के लिए। कल काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले और आज की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है, लेकिन बैंक निफ्टी पर फोकस करिए। यहाँ पर आज एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, 250 अंकों से ज्यादा के गेन्स इस इंडेक्स में देखने को मिले। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ से भी आज बाजार को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। आज की सेक्टोरल पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे सेक्टोरल गेनर की बात करें तो मेटल इंडेक्स आज अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आया। दरअसल जो डॉलर इंडेक्स है वो 99 के नीचे कायम है, उसकी वजह से मेटल सेक्टर में आज गेन्स देखने को मिले। इसके अलावा कैपिटल मार्केट, रियलिटी, डिफेंस, एनर्जी, ये सारे ही सेक्टर आज बस करते हुए नजर आए और इन्होंने आज बाजार का साथ दिया। लेकिन आज बाजार का साथ किसने नहीं दिया? FMCG काउंटर आज फिसलते हुए नजर आए। इसके अलावा ऑटोज ने भी आज गिरावट दिखाई, IT से भी आज बाजार को सपोर्ट नहीं मिला और इसके अलावा फार्मा जो है वो भी आज अच्छा कारोबार करता हुआ नजर नहीं आए। लेकिन निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं, यानी निफ्टी 50 गेनर्स की बात कर ले तो यहाँ पर पावर ग्रिड में 3% के गेन्स देखने को मिले। इसके अलावा HDFC लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक और नेस्ले जैसे काउंटर थे जिन्होंने आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। लेकिन निफ्टी को ड्रैग करने की कोशिश किसने की, यानी निफ्टी 50 के लूजर्स कौन बने? तो यहाँ पर मारुति सुजुकी देखिए 2% की डाउनसाइड देखने को मिली। इसके अलावा ट्रेंट, HCL टेक और इंडिगो, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने आज निफ्टी के टॉप लूजर में अपनी जगह बनाई। लेकिन एक स्पेस जो है वो आज काफी बज में था, वो है मेटल स्पेस। ये सारे ही काउंटर है जिन्होंने आज मेटल्स की तेजी को जो है वो सपोर्ट किया। इसके अलावा गोल्ड फाइनेंस शेयरों में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। JP मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट के बाद ये सारे ही काउंटर जो है बस करते हुए नजर आए और ये सारे ही काउंटर जो है उन्होंने गोल्ड फाइनेंस की तेजी को जो है वो लीड किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। तो इस हफ्ते बाजार में गिरावट बड़ी है। क्रूड में तेजी आई तो गोल्ड सिल्वर में भी रैली दिखी है। इधर US बॉन्ड यील्ड का टेंशन अलग से है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। बाजार टेंशन हजार, जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। तो त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार ने सभी राज्यों के सचिवों को चीनी पर लगाई गई स्टॉक लिमिट का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। राज्यों को चीनी के फिजिकल वेरिफिकेशन के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, पूरी जानकारी बता रहे हैं असीम मनचंदा। चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो दाम 20% बढ़ चुके हैं और कई राज्यों में दाम 65 रुपए प्रति किलो के पार भी पहुंच गए। तो उसको देखते हुए सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। सरकार ने सबसे पहले तो स्टॉक लिमिट लगाई। स्टॉक लिमिट से भी काम नहीं मिला तो सरकार ने उस पर ऊपर सख्ती बढ़ा दी और निर्देश दिए कि जो भी कंपनियां 10 मैट्रिक टन से ज्यादा चीनी रखती हैं वो 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख पाएंगी। उसके बाद सरकार ने चीनी के इम्पोर्ट को अलाउ कर दिया। 10 लाख टन से ज्यादा चीनी को
तो बिना किसी ड्यूटी के इंपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। उसके साथ साथ सरकार ने अब जो राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको निर्देश दिए कि जो भी कंपनियां बल्क में स्टोर कर रही हैं उनके ऊपर स्टॉक लिमिट को सख्ती से इंप्लीमेंट कराइए, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, वहां पर जाइए, अगर वो स्टॉक लिमिट का सही में पालन नहीं कर रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर फाइन लगाइए, उनके ऊपर एक्शन लीजिए। तो ये सारे स्टेप सरकार ने ऑलरेडी उठा लिए हैं। तो हो सकता है कि जिस तरह से अब सरकार के दबाव के बाद आने वाले दिनों में चीनी के दामों में आपको गिरावट आती हुई भी दिखाई दे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर बल प्रयोग और पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोपों के 1 महीने बाद दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित के साथ आज दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और FIR दर्ज करने की मांग की। राहुल ने DCP से भी मुलाकात की, लेकिन पुलिस ने सिर्फ शिकायत दर्ज की। इसके बाद राहुल बाहर निकले और पीड़ित के साथ धरने पर बैठ गए। बाद में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता भी वहां पहुंच गए। राहुल गांधी का कहना है कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए। जब तक FIR नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, FIR करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है। चलिए अब सीधा चलते हैं संसद मार्ग, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्या धरना अभी भी जारी है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट यानी संसद मार्ग जो पुलिस थाना है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार चालू है और इस प्रांगण में जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों वहाँ पर अंदर मौजूद हैं और कई सारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी जो नेता हैं वो भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हरीश रावत देखे गए थे और इसके अलावा साथ साथ आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है इसके बाहर पूरी तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जंतर मंतर पर जो पायलट गन चला था उनके हिसाब से उस पर यहाँ पर FIR दर्ज कराई जाए और जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। और लगातार अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार नारे लगा रहे हैं। यहाँ नारेबाजी काफी देरों से चल रही है और यहाँ पर जो दोनों जो कांग्रेस के जो नेता जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और इसी की वजह से जो कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ बाहर काफी आप जोशो खरोश देख सकते हैं, लगातार नारेबाजी चल रही है। तो इस तरह का माहौल है। दूसरी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है कि इस स्थान को खाली कराया जाए, बार बार अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पर बिना अनुमति और बिना पूर्व सूचना के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लिहाजा इस जगह को तत्काल खाली कर दिया जाए, अदरवाइज यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के अनाउंसमेंट लगातार हो रहे हैं। बावजूद इसके जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर डटे हुए हैं क्योंकि उनके जो अपने नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों यहाँ पर अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर मौजूद हैं। जी आलोक, बने रहे आप हमारे साथ और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन जैसे बड़े खर्चों पर इंडस्ट्री को ITC क्लेम मिलने के आसार कम है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक रेवेन्यू में कमी आने की आशंका के चलते राज्य इसे लेकर तैयार नहीं है। डिटेल ले लेते हैं, आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आलोक बताएं ये खबर क्या है? सुन पा रहे हैं आलोक? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से इंडस्ट्री ने लगातार डिमांड की थी कि जो कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन के खर्चे हैं वो चूंकि बिजनेस एक्सपेंसेस में आते हैं और लिहाजा उसके एवज में उन्हें ITC क्लेम मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर वित्त मंत्री के पास पहुंचे थे और वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पर विचार चल रहा था, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि खासतौर से जो कंस्ट्रक्शन में जो ITC क्लेम है उसको लेकर राज्य सरकार सहमत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि राज्यों को लगता है कि ये बहुत बड़ा खर्च है, लिहाजा इस
पर जो रेवेन्यू मिलता है वो कहीं उस रेवेन्यू से हाथ धोना पड़ सकता है। लिहाजा अगर इस पर आईटीसी क्लेम अलाउ किया गया तो खासतौर से जो कंस्ट्रक्शन इनोवेशन में जो इनपुट टैक्स, इनपुट यानी कि सीमेंट, कंक्रीट, जो आयरन, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल होता है, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दिया गया तो राज्यों को काफी जीएसटी का रेवेन्यू नुकसान हो जाएगा। लिहाजा इस प्रपोजल पर अभी सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि लॉ कमेटी की तरफ से कई सारे बिजनेस एक्सपेंसेस को लेकर एक प्रपोजल तैयार किया गया है और आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है। लेकिन जहां तक कंस्ट्रक्शन और जो कैपिटल गुड्स का इन्वेस्टमेंट को लेकर जो खासतौर से इंडस्ट्री कहती है कि उनके बिजनेस करने में खर्चे हैं उसके एवज में उन्हें मिलना चाहिए, लिहाजा इस पर जो खासतौर से इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर इंडस्ट्री को निराशा हाथ लग सकती है। जी, शुक्रिया आलोक दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।